तो चलिए बच्चों, अब हम एनिमल टिश्यू के लास्ट लेकिन सबसे हार्ड टॉपिक पर पहुंच गए हैं, दैट इज बोन। बच्चों टॉपिक हार्ड नहीं है, टॉपिक आपके लिए बेहद आसान होगा। एक्चुअली में बोन खुद एक हार्ड टिश्यू है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसकी शुरुआत में करने जा रहा हूं कुछ टर्म्स के साथ, कुछ स्टेटमेंट के साथ। आप ध्यान सुनिए बच्चों। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, और दूसरा हमने लिखा है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज नोन एज ऑसिफिकेशन। अब एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पहले उन्हें हम यहां पर समराइज कर रहे हैं। आप ध्यान सुनिए बच्चों। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना, यानी हमारी बॉडी को एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करने वाला सबसे मेन टिश्यू कौन सा होता है बच्चों? दैट इज बोन। बच्चों बोन्स के एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को या फिर सॉफ्ट टिश्यूज को कवर करता है ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। जैसे आप जानते हैं बच्चों, क्रेनियल बॉक्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, जो रिबकेज होता है वो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। तो इतना याद रखेंगे, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाला सबसे मेन टिश्यू कौन सा है? बोन। हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स और टिश्यूज को कवर करके उनको प्रोटेक्शन देने का मेन फंक्शन कौन करता है बच्चों? बोन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुनेंगे। जो हमारी लिम्ब बोन्स होती है बच्चों, स्पेशली जो हमारी हाइंड लिम्ब की बोन्स होती हैं, जैसे मैं बात करूं बच्चों फीमर, जैसे कि टीबिया, फिब्यूला, ये वो बोन्स हैं जो हमारी बॉडी का वेट बियरिंग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है बच्चों, लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व्स द वेट बियरिंग फंक्शंस। और फंक्शंस की बात करते हैं बच्चों, आप जानते हैं एनिमल्स में हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं मसल्स, क्योंकि मसल्स जनरेट द फोर्स फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पर एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, उन मसल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं बोन्स, यानी बच्चों बोन्स मसल्स के साथ एसोसिएटेड वे में हमारी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और लास्ट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना बच्चों, दैट इज द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। पहले तो आप जानते हैं बच्चों, जैसे हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे, आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की और सेल फ्रेगमेंट्स प्लेटलेट्स की बात करते हैं, इनका फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में होता है। और हम बात करेंगे बच्चों, जो लॉन्ग बोन्स होता है उनका जो एंड वाला पार्ट होता है वहां पर रेड बोन मैरो भरा होता है, उसमें हम माइलोइड टिश्यू की बात करते हैं जहां पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं स्पेशली उनके अंदर हम ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों, मैं आपको सीधे ले चलता हूं द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन। लेकिन बच्चों याद कीजिए, मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बनती हैं। अब अगर मैं आपसे नाम पूछना चाहूं कि वो कौन सा कार्टिलेज है, तो आपका जवाब होना चाहिए दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। देखिए बच्चों, आपके सामने यहां पर मैंने हाइलाइन कार्टिलेज का डायग्राम बनाया है। अब मुझे एक बात बताइए, कैसे पता चला कि ये हाइलाइन कार्टिलेज है? तो आप कह सकते हैं पहली बात तो मैट्रिक्स ब्लूइश है, साथ ही साथ फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो आप जानते हैं बच्चों, हाइलाइन कार्टिलेज ही किसमें बदल जाता है? बोन में। तो एक काम क्यों ना करें, सबसे पहले मैं इस हाइलाइन कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं, आप उसको ध्यान सुनेंगे बच्चों। बाकी थ्योरी वाले पार्ट को हम लाइन बाय लाइन यहां से पढ़कर जरूर देखेंगे। तो देखिए बच्चों, कार्टिलेज की जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी, इसे हमने नाम दिया था बच्चों पेरिकॉन्ड्रियम। तो सिमिलरली बोन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम नाम देंगे पेरिओस्टियम। आप जानते हैं बच्चों, perichondrium is made up of irregular white fibrous connective tissue. Similarly, periosteum is also composed of irregular यानी sheath of white fibrous connective tissue. एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था बच्चों, जो पेरिकॉन्ड्रियम होती है वो एक वस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें ब्लड सप्लाई होती है। सिमिलरली पेरिओस्टियम भी एक वस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि धीरे धीरे हाइलाइन कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन किस तरह से होता है, किस तरह से वो बोन में कन्वर्ट होता है। आप ध्यान से मेरे साथ कनेक्ट होंगे बच्चों, सुनेंगे। याद कीजिए, जो कार्टिलेज बनाने वाले सेल होते हैं वो कार्टिलेज की पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, जिन्हें हमने नाम दिया था कॉन्ड्रोब्लास्ट। दीज आर कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल। सिमिलरली बच्चों, पेरिओस्टियम के साथ सिंगल लेयर ऑफ बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स अटैच होती है, जिन्हें हम नाम देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। पर आपको यहां पर एक खास बात समझनी होगी बच्चों, याद कीजिए, कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो सॉलिड होती है, यानी कि उसमें आर पार कोई भी सेंट्रल कैविटी नहीं होती है। जबकि बच्चों, जो हमारी मैक्सिमम लॉन्ग बोन्स होती हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस भी करेंगे, उनके सेंटर में एक होलो कैविटी पाई जाती है जिसे हम नाम देते हैं बोन मैरो कैविटी। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, समय के साथ साथ
हाइलाइन कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है वो सेंटर से सेग्रीगेट होने लग जाती है, सेपरेट होने लग जाती है। और जब मैट्रिक्स सेंटर से सेपरेट होने लग जाएगी तो धीरे धीरे सेंटर में एक होलो कैविटी का फॉर्मेशन हो जाया करता है, एंड दिस होलो कैविटी इज नोन एज बोन मैरो कैविटी। याद करेंगे बच्चों, हम पढ़ चुके हैं बोन मैरो कैविटी में भरा होता है येलो बोन मैरो, और येलो बोन मैरो कौन सा फैट होता है बच्चों? व्हाइट फैट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, याद कीजिए, The covering of bone is known as periosteum composed of irregular white fibrous connective tissue। हम पढ़ चुके हैं बच्चों, the covering of bone marrow cavity is known as endosteum and this endosteum is composed of reticular fibrous connective tissue। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुनेंगे बच्चों, जो पेरियोस्टियम है उससे भी अटैच्ड है बच्चों ऑस्टियोब्लास्ट सेल। सिमिलरली बच्चों जो एंडोऑस्टियम है उससे भी देखिए अटैच होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। यानी खास बात यह है बोन की पेरीफेरी पर भी सिचुएटेड होते हैं बोन प्रोड्यूसिंग सेल। सिमिलरली बोन के सेंट्रल रीजन पर भी प्रेजेंट होते हैं बोन प्रोड्यूसिंग सेल यानी ऑस्टियोब्लास्ट। तभी तो कार्टिलेज और बोन में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस निकल कर आता है। याद कीजिए, कार्टिलेज की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है, वो भी पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। लेकिन चूंकि बोन प्रोड्यूसिंग सेल पेरीफेरी पर भी हैं और सेंटर पर भी हैं, तो पेरीफेरी वाले ऑस्टियोब्लास्ट बोन का प्रोडक्शन करेंगे सेंटर की तरफ, और जो सेंटर वाले ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो बोन का प्रोडक्शन करेंगे पेरीफेरी की तरफ। इसलिए हम कह सकते हैं द ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल, दैट इज इट इज फ्रॉम पेरीफेरल रीजन एज वेल, it is from a central region as well। तो this is one of the important difference between cartilage and bone। अब देखिए बच्चों कुछ और बातें करते हैं। याद कीजिए, कार्टिलेज के जो सेल होते हैं उन्हें नाम दिया था कॉन्ड्रोसाइट। बोन के जो सेल होंगे, ये जो आपको यहां पर डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हैं बोन के सेल, इन्हें हम नाम दे रहे हैं ऑस्टियोसाइट। याद करेंगे, चाहे वो कॉन्ड्रोसाइट हो या ऑस्टियोसाइट हो, दोनों के दोनों मैट्रिक्स में जो छोटे छोटे एम्प्टी वैक्यूल लाइक स्पेस होते हैं यानी लेक्यूना होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं यानी कार्टिलेज में अगर हम बात करें एक लेकुना में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट हो सकते हैं, जबकि बोन में एक लेकुना में सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। हो सकता है आपको इस डायग्राम से वो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद इस डायग्राम को हम जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लेकुना में सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। चलिए और बातें करते हैं बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं हाइलाइन कार्टिलेज किस तरह से बोन में कन्वर्ट हो जाया करता है। याद कीजिए बच्चों, कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल कहलाते थे कॉन्ड्रोक्लास्ट। सिमिलरली बच्चों बोन की मैट्रिक्स में बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल पाए जाते हैं नोन एज ऑस्टियोक्लास्ट। और आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट जिंदगी भर एंटागोनिस्टिक एक्शन शो करते हैं ताकि बोन को हमेशा एक यूनिफॉर्म शेप में मेंटेन किया जा सके। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, बस हमने मैट्रिक्स को थोड़ा सेग्रीगेट किया है, सेंटर में हमने एक होलो कैविटी का फॉर्मेशन किया है बोन मैरो कैविटी, और धीरे धीरे हाइलाइन कार्टिलेज ही किसमें कन्वर्ट हो चुका है, बोन के अंदर। लेकिन बच्चों अब मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं अंडर द टॉपिक दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ए बोन। पहला डायग्रामेटिकली समझ लें, बाद में इसको हम थ्योरी के फॉर्म में यहां पर रीड करके देखेंगे। तो ध्यान सुनिए बच्चों, बोन है एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो यहां पर 3 चीजें होंगी बच्चों, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। तो सेल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ऑस्टियोब्लास्ट के ही डिवीजन से बनते हैं बोन के सेल नोन एज ऑस्टियोसाइट्स, एंड ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लेक्यूना, ओनली वन ऑस्टियोसाइट इज प्रेजेंट इन वन लेक्यूना। तो ये बोन के सेल्स की बात हो चुकी है। अब पहले बच्चों मैं आपके साथ फाइबर्स की बात कर रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। देखिए ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, याद कीजिए दीज आर ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। इनका मेन फंक्शन है प्रोटीन फाइबर्स बनाना। तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये फाइबर्स बनाते हैं लेकिन बोन को मजबूती दे रही है बच्चों। तो सबसे मजबूत फाइबर्स कौन से होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। इसलिए हम बोन की मैट्रिक्स में मेनली किन फाइबर्स का जिक्र करते हैं, दैट इज कोलेजन फाइबर्स। पर आपको याद होगा बच्चों, कोलेजन फाइबर तो हर एक कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, चाहे वो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो चाहे वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो। यानी बच्चों कोलेजन फाइबर लूज में भी थे, डेंस में भी थे, कार्टिलेज में भी हम बात करते हैं तो कोलेजन फाइबर तो हर जगह होंगे। लेकिन चूंकि बोन इज द मेन टिश्यू टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बॉडी, तो जाहिर सी बात है बच्चों बोन की मैट्रिक्स को एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बोन की मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू अदर कनेक्टिव टिश्यू। तो एक्चुअली में आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये है बच्चों बाहर की तरफ पेरियोस्टियम, बोन की कवरिंग,
अंदर की तरफ ये है एंडोस्टियम, बोन मैरो कैविटी कवरिंग, और इन दोनों के बीच में ये जो भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये क्या भरा हुआ बच्चों? मैट्रिक्स। तो मैं कह सकता हूं ये मैट्रिक्स की इनर लेयर है बच्चों, जबकि ये मैट्रिक्स की आउटर लेयर है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं, ये बोन की मैट्रिक्स में आउटर लेयर में एक्स्ट्रा बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, extra bundles of collagen fibers are present in the outer layer of the matrix of bone, and these extra bundles of collagen fibers are known as Sharpes fiber. I repeat बच्चों, Sharpes fiber are the extra bundles of collagen fibers which are present in the outer layer of the bones matrix, and they are meant to provide extra mechanical support and strength to the bone. चलिए बच्चों, हम सेल्स की बात कर चुके हैं, ऑस्टियोसाइट्स, हम फाइबर्स की बात कर चुके हैं, मेनली कोलेजन फाइबर एंड शार्पेस फाइबर। अब लास्ट में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द मैट्रिक्स ऑफ द बोन। जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं यही बोन की मैट्रिक्स का सिक्रेशन करते हैं। अब याद कीजिए, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू बच्चों, तो मैट्रिक्स में हम मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, हाई एलुरोनिक एसिड की बात करेंगे। पर खास बात है बच्चों, बोन की मैट्रिक्स में ये जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है ये सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है। बस इतना आपको याद रखना है, बोन की मैट्रिक्स में जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है वो सल्फेटेड होता है, जो बोन की मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। पर फिर से याद कीजिए बच्चों, जैसे कि ये हम जानते हैं ये एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहां पर मैट्रिक्स मिनरलाइज्ड होगी, यानी कि याद कीजिए कार्टिलेज में हमने कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट की बात की थी। सिमिलरली बच्चों, बोन की मैट्रिक्स में हम कुछ मिनरल आयन के डिपोजिशन की बात करेंगे, लेकिन याद करेंगे बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो बेहद हार्ड होती है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, बोन की मैट्रिक्स में जो मिनरल्स का डिपोजिशन होता है वो बहुत ही भारी मात्रा में होता है। यानी हम कह सकते हैं बोन के मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, एक होगा ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, पहले आप ध्यान से सुन लें, एक होगा इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है जो मिनरल आयंस होंगे दे विल बी इंक्लूडेड अंडर द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर हम बात करें बच्चों, बोन की मैट्रिक्स में जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो बहुत कम होता है, यानी बोन के मैट्रिक्स का वो लगभग 32 से 35% पार्ट बनाता है बच्चों, और वो किसका बनता है? सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड का विद कोलेजन फाइबर्स सस्पेंडेड इनसाइड इट। लेकिन खास बात है बच्चों, बोन की मैट्रिक्स का जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है जो कि मिनरल्स के डिपोजिशन से बनेगा वो ज्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं बोन की मैट्रिक्स को हमें हार्ड बनाना है ताकि ये बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क यानी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो जो इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स होता है बच्चों वो ज्यादा होता है। टोटल मैट्रिक्स का लगभग 65 से 68% जो पार्ट होता है वो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, और उसमें हम बात करते हैं बच्चों मिनरल्स के डिपोजिशन की, और ये मिनरल्स डिपोजिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बच्चों इस इनऑर्गेनिक पार्ट का भी जो मैक्सिमम पोर्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और जो रिमेनिंग 20% पार्ट है उसमें बच्चों हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं लगभग 10%, हम मैग्नीशियम फॉस्फेट की बात करते हैं लगभग 10%, और बहुत ही कम मात्रा में अगर गुंजाइश बचती है बहुत कम मात्रा में बोन की मैट्रिक्स में फ्लोराइड्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, मैक्सिमम बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। पेरिकॉन्ड्रियम को नाम दिया पेरिओस्टियम, कॉन्ड्रोब्लास्ट को नाम दिया ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट को नाम दिया ऑस्टियोक्लास्ट। यहां पर मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन है, यहां पर मैट्रिक्स ओसिन कहलाती है। पर खास बात यह है यहां पर मैट्रिक्स में आपको एक सेंट्रल होलो कैविटी मिलती है नोन एज बोन मैरो कैविटी, जिसके चारों तरफ भी ऑस्टियोब्लास्ट अरेंज होते हैं। इसलिए हम कहते हैं द ग्रोथ ऑफ बोन इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल, वो पेरिफेरल रीजन की तरफ से भी होती है और सेंट्रल रीजन की तरफ से भी होती है। हम यहां पर सेल्स की बात कर चुके हैं, ऑस्टियोसाइट, एक लेक्यूना में सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट होगा। हम फाइबर्स की बात कर चुके हैं, एक्स्ट्रा बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स नोन एज शार्पेस फाइबर, और यहां पर हम बच्चों मैट्रिक्स की बात कर चुके हैं। ऑर्गेनिक पार्ट कम है, सिर्फ 32 से 35% के आसपास होता है, सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बनता है, जबकि इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा होता है, वो 65 to 68% होता है। वो बोन की मैट्रिक्स को हार्ड बनाता है ताकि एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट बोन की मैट्रिक्स को मिल सके। और उसमें बच्चों हमने पढ़ा कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा होता है अप्रोक्सीमेटली 80%। तो देखिए हमने अभी क्या किया है, हाइलाइन कार्टिलेज को किस में कन्वर्ट किया बच्चों? बोन में।
और ये जो बातें मैंने आपको अभी समझाई है, इन्हें आइए एक बार हम थ्योरेटिकल वे में यहां पर पढ़कर देखते हैं। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मॉड्यूल का एक एक पॉइंट हम कवर कर रहे हैं। ध्यान से देखें बच्चों, मैंने लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ बोन, और आप जानते हैं बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। यहां पर हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी, सेल्स, मैट्रिक्स एंड प्रोटीन फाइबर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं बच्चों। हम सेल्स की बात कर चुके हैं, याद कीजिए, बोन प्रोड्यूसिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट, इन्हीं के डिवीजन से बनते हैं बोन के सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट्स। और मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लैकुना, ओनली वन ऑस्टियोसाइट इज फाउंड इन वन लैकुना। और हमने ये भी देखा बच्चों, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कौन से होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये हम सेल्स की बात कर चुके हैं। आइए जरा मैट्रिक्स की बात करते हैं। याद कीजिए, बोन के मैट्रिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ऑर्गेनिक पार्ट कम होता है 32 से 35%, ये बनता है बच्चों सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, जबकि इनऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा होता है 65 to 68%। इनऑर्गेनिक पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनिंग ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द बोन। और इसमें भी देखिए बच्चों, लगभग 80% यानी मैक्सिमम होता है कैल्शियम फॉस्फेट, 10% के आसपास है कैल्शियम कार्बोनेट, 10% के आसपास है मैग्नीशियम फॉस्फेट, जबकि फ्लोराइड बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। और कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं बच्चों, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बोन्स हैव ए हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर। याद कीजिए बच्चों, बोन की मैट्रिक्स हार्ड हो जाती है और इसमें लचीलापन नहीं होता है, ये नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस है। हम यहां पर सेल्स की बात कर चुके हैं, मैट्रिक्स की बात कर चुके हैं, लास्ट में फाइबर्स के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों, एक्स्ट्रा बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द मैट्रिक्स नोन एज शार्पेज फाइबर। तो इसी के साथ हमने देखा कि हाइलाइन कार्टिलेज किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है बोन के अंदर। बच्चों अब हमें मैमेलियन लॉन्ग बोन के बारे में दो चीजें पढ़नी है। एक तो हम लॉन्ग बोन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और दूसरा हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैमेलियन लॉन्ग बोन। तो देखिए बच्चों, इसको शुरू करें उससे पहले मैं आपको 3 पॉइंट समझा देना चाहता हूं, आप ध्यान सुनिए बच्चों। एक तो आपको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स क्या होता है। जैसे आप जानते हैं बच्चों, मान लेते हैं मेरे हाथ में एक पेन है बच्चों, ये इस पेन का लॉन्ग एक्सिस है। अगर आप लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल अगर कट करते हैं, दैट वुड बी नोन एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और अगर लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करते हैं, देन दैट वुड बी नोन एज ट्रांसवर्स सेक्शन। ये आपको क्लियर होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों, बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स हमेशा लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स हमेशा लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है, और ऐसी मैट्रिक्स जो कि लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है, सच मैट्रिक्स इज नोन एज लेमिली। क्या कहते हैं बच्चों, लेमिली। तो इस टॉपिक में जब कभी भी आपके सामने एक वर्ड आएगा लेमिली, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए हम यहां पर बोन की मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान सुने बच्चों, हम बोन्स को हेवर्शियन सिस्टम, आई रिपीट, हम बोन्स को हेवर्शियन सिस्टम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। बच्चों ये हेवर्शियन सिस्टम क्या होगा वो हम थोड़ी देर बाद यहां पर समझेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें, ऐसी बोन्स जिनमें हेवर्शियन सिस्टम एब्सेंट होता है, सच बोन्स आर नोन एज स्पॉन्जी बोन। आई रिपीट बच्चों, आपके मॉड्यूल में सब स्पेशल पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप ध्यान सुनेंगे। ऐसी बोन्स जिनमें हेवर्शियन सिस्टम एब्सेंट होता है, सच बोन्स आर नोन एज स्पॉन्जी बोन्स, जबकि ऐसी बोन्स जिनमें हेवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होता है, सच बोन्स आर नोन एज कॉम्पैक्ट बोन्स। तो मैंने आपको 3 चीजें यहां पर बताई बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स सेक्शन, बोन की मैट्रिक्स हमेशा लेयर में अरेंज होती है नोन एज लेमिली, अगर हेवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट है तो कॉम्पैक्ट बोन, और अगर एब्सेंट है तो स्पॉन्जी बोन। अब शुरू करते हैं बच्चों, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए लॉन्ग बोन। मेरे साथ कनेक्ट होंगे, बहुत आसान है, ध्यान सुनेंगे बच्चों। देखिए आपके सामने मैमेलियन लॉन्ग बोन का डायग्राम हमने बनाया है, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। किसी भी लॉन्ग बोन को हम एक्सटर्नली 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। कोशिश करें यहीं पर आपको याद हो जाए। हम किसी भी लॉन्ग बोन को 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं बच्चों, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। ध्यान से देखेंगे, किसी भी लॉन्ग बोन का जो एंड वाला पार्ट होता है, यानी जो हेड वाला पार्ट होता है, जो एंड वाला पार्ट होता है, दैट इज नोन एज एपिफाइसिस। हम कहते हैं एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन इज नोन एज एपिफाइसिस। ऑन द अदर हैंड, किसी भी लॉन्ग बोन का जो मिडल पोर्शन होता है, जो शाफ्ट वाला पोर्शन होता है, जो सबसे लंबा पोर्शन होता है, दैट इज नोन एज डायाफाइसिस। यानी हमने कहा बच्चों, द मिडल पार्ट और शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन इज नोन एज डायाफाइसिस। और ध्यान से देखेंगे बच्चों, एपिफाइसिस यानी कि एंड पार्ट,
डायाफाइसिस यानी कि शाफ्ट पार्ट एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो छोटा सा रीजन पाया जाता है दैट इज नोन एज मेटाफाइसिस, यानी हम कह सकते हैं मेटाफाइसिस इज ए स्मॉल पोर्शन प्रेजेंट बिटवीन द एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस। तो आपको इतना याद रखना है, किसी भी लॉन्ग बोन को हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एंड वाला पार्ट कहलाता है एपीफाइसिस, शाफ्ट वाला मिडिल लॉन्गेस्ट पार्ट कहलाता है डायाफाइसिस, और एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो एक छोटा सा पोर्शन होता है दैट इज नोन एज मेटाफाइसिस। आइए बच्चों, वन बाय वन इन तीनों पार्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एपीफाइसिस। मैंने आपको बताया एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन इज नोन एज एपीफाइसिस, और अगला पॉइंट यहां लिखा है बच्चों, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन। इसका मतलब आपको याद रखना होगा, एपीफाइसिस वो वाला पार्ट होता है जहां पर हेवर्शियन कैनाल सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन इज कॉल्ड एपीफाइसिस। एपीफाइसिस इज कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन एज इट लैक्स हेवर्शियन कैनाल सिस्टम। अब देखिए बच्चों, एपीफाइसिस वाले पार्ट की खास बात क्या है, आप ध्यान सुनेंगे। एपीफाइसिस वाले पार्ट में जो मैट्रिक्स होती है यानी जो लेमिली होती है वो पतले पतले कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं ट्रेबिकुली। क्या नाम देते हैं बच्चों? ट्रेबिकुली। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो एंड वाला पार्ट है उसे हम नाम देते हैं एपीफाइसिस। इसी का कट सेक्शन यहां पर बनाया, आप ध्यान से देखिए। एपीफाइसिस वाले पार्ट में जो मैट्रिक्स होती है वो पतले पतले कॉलम की फॉर्म में अरेंज होती है, जिन्हें हम नाम देते हैं ट्रेबिकुली। और खास बात क्या बच्चों, इन ट्रेबिकुली के बीच में जो स्पेस होता है यानी कि द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द ट्रेबिकुली इज फिल्ड विद ए फ्लूइड नोन एज रेड बोन मेरो। आप डायग्राम में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, ये जो आपको लाइट कलर से नजर आ रहे हैं पतले पतले कॉलम्स मैट्रिक्स के, इन्हें तो हम कहते हैं ट्रेबिकुली। और ट्रेबिकुली के बीच में जो आपको रेड कलर का फ्लूइड नजर आ रहा है दैट इज रेड बोन मेरो। और आप जानते हैं बच्चों, रेड बोन मेरो इज कंपोज्ड ऑफ माइलोइड टिश्यू एंड इट इज द साइट ऑफ हीमोपोइसिस या फिर हम कह सकते हैं एरिथ्रोपोइसिस। इसलिए बच्चों, एपीफाइसिस ऑफ ए लॉन्ग बोन इज कंसिडर्ड एज ए एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इतना याद रखेंगे, एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन इज कॉल्ड एपीफाइसिस। यहां पर हेवर्शियन सिस्टम एब्सेंट होगा, इसलिए कहते हैं दिस पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन। यहां पर मैट्रिक्स पतले पतले कॉलम्स यानी ट्रेबिकुली की फॉर्म में अरेंज होती है, उनके बीच में जो स्पेस होता है उनमें भरा होता है रेड बोन मेरो, एंड रेड बोन मेरो इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। चलिए बच्चों, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं दैट इज डायाफाइसिस। मैं आपको बता चुका हूं, इट इज द मिडल पार्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, इट इज द शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन। और खास बात देखिए बच्चों, अगर आप डायाफाइसिस वाले पार्ट को कट कर देखेंगे तो डायाफाइसिस वाले पार्ट के सेंटर में हमें एक होलो कैविटी मिलती है नोन एज बोन मैरो कैविटी, एंड दिस बोन मैरो कैविटी इज फिल्ड विद येलो बोन मैरो। और आप जानते हैं बच्चों, येलो बोन मैरो कौन सा फैट होता है? व्हाइट फैट। और एक और चीज याद रखेंगे, बच्चों, डायाफाइसिस इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इसका मतलब डायाफाइसिस बोन का वो पार्ट है जहां पर आपको हेवर्शियन कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। क्या होता है थोड़ी देर बाद हम देखेंगे बच्चों। तो हम एपीफाइसिस पढ़ चुके हैं, डायाफाइसिस पढ़ चुके हैं, लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेटाफाइसिस। मैंने आपको बताया बच्चों, एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो एक छोटा सा पार्ट है उसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस। खास बात यह है बच्चों, मेटाफाइसिस वाले रीजन में ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलकर बनी एक प्लेट पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एपीफाइजियल प्लेट। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जब इधर वाले ऑस्टियोब्लास्ट में डिवीजन होगा तो बोन का इधर से इलोंगेशन होगा, और जब इधर वाले ऑस्टियोब्लास्ट सेल में डिवीजन होगा तो बोन का इस एंड से इलोंगेशन होगा। तो बस इतना याद रखेंगे, epiphyseal plate is present in the metaphysis region of a long bone and this plate is responsible for the elongation of a long bone। पर आप जानते हैं बच्चों, जिंदगी भर हमारी लंबाई नहीं बढ़ती है, क्योंकि जब बोन का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाया करता है तो कुछ फैक्टर्स की वजह से ये जो एपीफाइजियल प्लेट है या फिर हम कहना चाहेंगे जो मेटाफाइसिस वाला रीजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तभी तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए बच्चों, हाउ मेनी रीजन्स आर प्रेजेंट इन ए कंप्लीटली डेवलप्ड बोन, तो आपका आंसर होगा ओनली 2 रीजन्स, एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस। जबकि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी रीजन्स आर प्रेजेंट इन ए डेवलपिंग बोन, तो आपका आंसर हो सकता है एपीफाइसिस, डायाफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। नाउ लेट अस स्टार्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैमेलियन कॉम्पैक्ट बोन। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, ऐसी बोन जिसमें हेवर्शियन सिस्टम एब्सेंट होगा दैट वुड बी नोन एज स्पॉन्जी बोन, और ऐसी बोन जिसमें हेवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होगा उसे हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन। मैंने आपको बताया था एपीफाइसिस रीजन इज कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन, जबकि डायाफाइसिस रीजन इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन।
तो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैमेलियन कॉम्पैक्ट बोन। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है बच्चों, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द डायाफाइसिस रीजन ऑफ द मैमेलियन लॉन्ग बोन। अब देखिए बच्चों, किसी भी लॉन्ग बोन का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं तो आपको 4 स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करनी होगी, पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोऑस्टियम एंड बोन मैरो कैविटी। पर इसको हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बस एक बार ये कट सेक्शन समझा देना चाहता हूं कि हमने किस तरह से लिया है। एक बार आप इस सेक्शन को समझ लें, ये पूरा टॉपिक आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, ये मेरा वादा है। आइए पहले मैं आपको ये सेक्शन समझाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। इस तरह से मैंने आपके सामने लिए है एक मैमेलियन लॉन्ग बोन। देखिए बच्चों, ये जो व्हाइट कलर का रीजन आपको नजर आ रहा है दैट इज डायाफाइसिस, और जो आपको एंड में जो पिंक कलर का पार्ट नजर आ रहा है दैट इज एपिफाइसिस। जाहिर सी बात है बच्चों, एपिफाइसिस इज कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जी बोन। यहां पर हम हैवर्शियन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, तो एपिफाइसिस वाले रीजन को इस तरह से मैं यहां पर रिमूव कर देता हूं, इसे मैं साइड में रख रहा हूं। अब देखिए बच्चों, ये डायाफाइसिस वाला पार्ट है, ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है। और देखिए बच्चों, मेरे हाथ में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दूसरा, दैट इज बोन मैरो कैविटी। पहली बात तो बोन मैरो कैविटी लॉन्ग बोन की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल सिचुएटेड होती है। आप देखिए इस तरह से, आपको व्यू समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों, आपके लिए टॉपिक बहुत आसान होगा, ध्यान से देखेंगे। लॉन्ग बोन है, एपिफाइसिस वाले पार्ट को हम रिमूव कर चुके हैं। डायाफाइसिस में इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से बोन मैरो कैविटी सिचुएटेड होती है। अब देखिए बच्चों, इस तरह से कट करते और आप सामने से देखते तो वो कहलाता लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, पर हमने क्या किया, डायाफाइसिस को इस तरह से काटा है, यानी लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर काटा है, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन। और आप डायग्राम देख रहे हैं कुछ इस तरह से बच्चों। अब देखिए, जब आप सामने से देखेंगे तो आपको 2 सर्कुलर पैटर्न नजर आएंगे। बाहर की तरफ जो आपको नजर आएगा दैट इज पेरिओस्टियम, और अंदर की तरफ जो आपको एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, जाहिर सी बात है बच्चों ये लॉन्गिट्यूडनल कैविटी है। आप देख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन, एक्चुअली में बोन मैरो कैविटी पूरी लॉन्ग एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन। आपको बाहर जो एक सर्कल नजर आ रहा है दैट इज पेरिओस्टियम, अंदर एक कैविटी वाला सर्कल नजर आ रहा है दैट इज बोन मैरो कैविटी, और इस बोन मैरो कैविटी की जो कवरिंग होगी दैट इज एंडोऑस्टियम। आप इस डायग्राम में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, बाहर जो नजर आ रहा है दैट इज पेरिओस्टियम, अंदर एक कैविटी नजर आ रही है दैट इज बोन मैरो कैविटी, और बोन मैरो कैविटी की जो कवरिंग है दैट इज एंडोऑस्टियम। और खास बात है बच्चों, पेरिओस्टियम और एंडोऑस्टियम के बीच में चारों तरफ यहां पर जो चीज भरी होगी दैट इज मैट्रिक्स ऑफ द बोन, यानी यहां पर पेरिओस्टियम और एंडोऑस्टियम के बीच में यहां जो कुछ भी भरा हुआ है बच्चों वो क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द बोन। पहले तो आप मुझे बस इतना बता दीजिए, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन? तो आपको जवाब होना चाहिए ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग बोन। दूसरा क्वेश्चन, ये एपिफाइसिस वाले रीजन से लिया गया है या फिर डायाफाइसिस वाले रीजन से? तो आपका जवाब होना चाहिए हमने डायाफाइसिस वाले रीजन से लिया है, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों एपिफाइसिस में बोन मैरो कैविटी एज इट इज प्रेजेंट नहीं होती है। यहां पर आपको बोन मैरो कैविटी नजर आ रही है फिल्ड विद येलो बोन मैरो, तो डेफिनेटली दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए मैमेलियन कॉम्पैक्ट बोन टेकन फ्रॉम द डायाफाइसिस रीजन। अब देखिए बच्चों, किसी भी लॉन्ग बोन का, मैं इसे साइड में रख देता हूं, किसी भी लॉन्ग बोन का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं आपको 4 चीजों की स्टडी करनी है बच्चों, पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोऑस्टियम एंड बोन मैरो कैविटी। अब 1 बाय 1 हम इन सब की स्टडी करेंगे, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। बाहर की तरफ आप जानते हैं इररेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, द शीथ ऑफ WFCT। अब खास बात ये बच्चों, WFCT की जो लेयर है उसके साथ क्या अटैच थे, हमने पढ़ा था ऑस्टियोब्लास्ट। एक्चुअली बच्चों इन दोनों को मिलाकर तैयार होती है क्या, हमारी पेरिओस्टियम। यानी हम कहते हैं बच्चों पेरिओस्टियम इज एक्चुअली डबल लेयर। इसको आप याद रखेंगे बच्चों, बाहर WFCT और उसके साथ अटैच है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की एक लेयर, इन दोनों को मिलाकर नाम दिया जाता है पेरिओस्टियम। और आप जानते हैं पेरिओस्टियम में पेरिकॉन्ड्रियम की तरह ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। हमें 4 कंपोनेंट्स पढ़ने बच्चों, पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोऑस्टियम एंड बोन मैरो कैविटी। उसमें से पहला हम पढ़ चुके हैं दैट इज पेरिओस्टियम। बस इतना याद रखें, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लॉन्ग बोन। पेरिओस्टियम इज डबल लेयर, बाहर की तरफ तो WFCT है और मैट्रिक्स की तरफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल। चलिए बच्चों, अब मैट्रिक्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कवर कर लेते हैं थर्ड कंपोनेंट दैट इज एंडोऑस्टियम। बच्चों बिल्कुल पेरिओस्टियम की तरह
एंडोऑस्टियम भी डबल लेयर होती है। आप ध्यान से देखेंगे बोन मैरो कैविटी को लाइन करते हुए ये जो आपको ग्रीन कलर से नजर आ रहा है ये क्या है बच्चों, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और मैट्रिक्स की तरफ उसी आरएफसीटी से अटैच है हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और बच्चों इन दोनों को मिलाकर नाम दिया जाता है दैट इज एंडोऑस्टियम। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, पेरिऑस्टियम डबल लेयर, WFCT प्लस ऑस्टियोब्लास्ट। सिमिलरली एंडोऑस्टियम इज ऑल्सो डबल लेयर, बोन मैरो कैविटी की तरफ आरएफसीटी और मैट्रिक्स की तरफ ऑस्टियोब्लास्ट। तो दो कंपोनेंट्स हम यहां पर स्टडी कर चुके हैं। एक काम करते हैं, लास्ट कंपोनेंट जो था दैट इज बोन मैरो कैविटी, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप जानते हैं बच्चों लॉन्ग बोन के सेंटर में एक होलो कैविटी है नोन एज बोन मैरो कैविटी विच इज फिल्ड विद येलो बोन मैरो, एंड येलो बोन मैरो इज अ टाइप ऑफ व्हाइट फैट। अब देखिए बच्चों हम पेरिऑस्टियम पढ़ चुके हैं, एंडोऑस्टियम पढ़ चुके हैं, बोन मैरो कैविटी पढ़ चुके हैं। अब लास्ट पार्ट जो हमें स्टडी करना है दैट इज मैट्रिक्स ऑफ अ लॉन्ग बोन। और याद कीजिए मैट्रिक्स का कंपोजिशन हम स्टडी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों इस मैट्रिक्स में जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो काफी कम होता है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड जिसमें कोलेजन फाइबर के एक्स्ट्रा बंडल्स भी सिचुएटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शार्पेस्ट फाइबर। और इस मैट्रिक्स को हार्ड बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज इनऑर्गेनिक पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, एंड बहुत कम मात्रा में फ्लोराइड्स पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों मैट्रिक्स का कंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। लास्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए मैं फिर से आपको इस डायग्राम पर ले चलता हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। देखिए ये लॉन्ग बोन है, डायाफाइसिस वाला रीजन है। हमने इसका लिया बच्चों ट्रांसवर्स सेक्शन, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे ये है बाहर की तरफ पेरिऑस्टियम, अंदर है बच्चों बोन मैरो कैविटी, उसकी कवरिंग एंडोऑस्टियम। पेरिऑस्टियम और एंडोऑस्टियम के बीच में यहां जो भरा हुआ है दैट इज मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों पहली बात तो ये डायाफाइसिस वाला रीजन है। कैसे पता चला? बोन मैरो कैविटी दिख रही है, ये कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट होगा, यानी यहां पर हमें हेवर्शियन सिस्टम देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए क्या होता है बच्चों, इस मैट्रिक्स में कुछ लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। मैं फिर समझा दूं बच्चों, ये कुछ इस तरह से है। ये जो मेरे हाथ में कैनाल है ये मैट्रिक्स में लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है बच्चों। आप ध्यान से देखें ये लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है। आप डायग्राम देख रहे हैं ट्रांसवर्स व्यू, तो आपको इस कैनाल का भी सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नजर आने वाला है। तो बस इतना याद रखेंगे बच्चों, बोन की मैट्रिक्स में कुछ लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहा जाता है हेवर्शियन कैनाल। आप डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, बोन की मैट्रिक्स में कुछ लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं हेवर्शियन कैनाल। इनको डिस्कवर किया था मिस्टर क्लॉप्टन हेवर्स ने, इसलिए उनके नाम से जाना जाता है हेवर्शियन कैनाल। बच्चों अगर आप डायग्राम में ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर आप 3D में ऑब्जर्व करें तो एक्चुअली में हेवर्शियन कैनाल कुछ इस तरफ से अरेंज होती है। और खास बात यह बच्चों, हेवर्शियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स सिचुएटेड होती हैं, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर हेवर्शियन कैनाल और हेवर्शियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तभी तो हमने कहा था बच्चों कार्टिलेज की मैट्रिक्स नॉन वस्कुलर होती है जबकि बोन की मैट्रिक्स वस्कुलर होती है, इसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। अब चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ इस तरह से ये जो छोटे छोटे डॉट्स हमने बना रखे हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसको जूम करूंगा, ध्यान से देखिए बच्चों। हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ इस तरह से ये जो सेल्स अरेंज हैं इन्हें हम कहते हैं बच्चों ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं जी? ऑस्टियोसाइट्स। और देखिए बच्चों ऑस्टियोसाइट्स की लेयर के बीच में आपको इस तरह से मैट्रिक्स अरेंज होती नजर आ रही है। और याद कीजिए ऐसी मैट्रिक्स जो कि लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है नोन एज लैमेली। आप ध्यान से देखिए बच्चों, हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ इस तरह से मैट्रिक्स अरेंज है बिल्कुल लेयर की फॉर्म में। तो हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ जो लैमेली है दैट वुड बी नोन एज हेवर्शियल लैमेली। क्या कहा जाएगा बच्चों इसको? हेवर्शियन लैमेली। ध्यान से देखिए बच्चों, हेवर्शियन कैनाल, फिर हेवर्शियन लैमेली, फिर ऑस्टियोसाइट्स की एक लेयर है, फिर हेवर्शियन लैमेली, फिर ऑस्टियोसाइट्स की एक लेयर है। और हेवर्शियल कैनाल along with हेवर्शियन लैमेलीज एंड ऑस्टियोसाइट्स की लेयर, this combined structure is known as a Haversian system or also known as osteon। और जाहिर सी बात है मिलना भी था क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चों डायाफाइसिस का सेक्शन, एंड डायाफाइसिस रीजन इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए बच्चों व्हाट आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए हेवर्शियन सिस्टम, तो आपको जवाब होना चाहिए ए सिंगल हेवर्शियन कैनाल,
along with multiple Haversian lamelles और concentric lamelles and multiple layers of osteocytes। क्या इतना समझ में आ रहा है बच्चों? So this is the Haversian system। पर ध्यान रखें, presence of Haversian system और osteon is the characteristic feature of mammalian compact bone। अब देखिए बच्चों, यहां पर डायग्राम में मैंने आपको 4 Haversian सिस्टम दिखा रखे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, 2 Haversian सिस्टम के बीच में यहां पर भी क्या है बच्चों? मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है, और ऐसी मैट्रिक्स जो लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है नोन एज लेमिली, और ऐसी लेमिली जो 2 Haversian सिस्टम के बीच में प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल लेमिली। हम Haversian लेमिली की बात कर चुके हैं, हम इंटरस्टिशियल लेमिली की बात कर चुके हैं। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, आप बोन में 2 सर्कमफेरेंसेस डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ द लॉन्ग बोन, इसे आप कह सकते हैं इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द लॉन्ग बोन। और जाहिर सी बात है बच्चों, दोनों ही सर्कमफेरेंस पर क्या अरेंज होगी? मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो लेयर की फॉर्म में अरेंज है नोन एज लेमिली। ऐसी लेमिली जो सर्कमफेरेंस पर सिचुएटेड है नोन एज सर्कमफेरेंशियल लेमिली। जो बाहर है उसे आप कहेंगे आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिली, और जो अंदर की तरफ है उसे आप नाम देंगे इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिली। तो हमने देखा बच्चों, बोन की जो मैट्रिक्स है यानी लेमिली, उसे हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। Haversian कैनाल के चारों तरफ जो है दैट इज Haversian लेमिली और कंसेंट्रिक लेमिली। 2 Haversian सिस्टम के बीच में जो है दैट इज इंटरस्टिशियल लेमिली, और बोन के सर्कमफेरेंस पे जो सिचुएटेड है दैट इज सर्कमफेरेंशियल लेमिली। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैमेलियन कॉम्पैक्ट बोन, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन टेकन फ्रॉम द डायाफाइसिस रीजन ऑफ ए मैमेलियन लॉन्ग बोन। अब देखिए बच्चों, Haversian कैनाल की बात हम कर चुके हैं, पर साथ ही साथ लॉन्ग बोन में एक और टाइप की कैनाल होती है जिसे हम कहते हैं वॉकमैन्स कैनाल, और उसको मैं आपको यहां पर डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, जो Haversian कैनाल है वो तो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, डायग्राम ट्रांसफर सेक्शन है। Haversian कैनाल लॉन्गिट्यूडनल है, हम समझ चुके हैं बच्चों। और खास बात क्या है, 2 Haversian कैनाल को जोड़ने वाली जो कैनाल होंगी, अब जाहिर सी बात है लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल कैनाल्स को जो जोड़ेगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, वो ट्रांसवर्स हो जाएगी, वो ऑब्लिक हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 2 Haversian कैनाल को जोड़ने वाली जो हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स या ऑब्लिक कैनाल होती है दैट कैनाल इज नोन एज वॉकमैन्स कैनाल। पर खास बात यह है, वॉकमैन कैनाल इज नॉट ए पार्ट ऑफ Haversian सिस्टम। बस इतना कह सकते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ वॉकमैन कैनाल इज टू कनेक्ट 2 Haversian कैनाल और टू कनेक्ट 2 Haversian सिस्टम। अब देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम था मैंने आपसे कहा था मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं एक लेकुना में एक ऑस्टियोसाइट कैसे है। एक बार इसको जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये है Haversian कैनाल, मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस इज Haversian कैनाल। ध्यान से देखेंगे, ये है Haversian लेमिली, फिर आपको यहां पर ऑस्टियोसाइट्स की एक लेयर दिख रही है, फिर से चारों तरफ क्या है बच्चों? Haversian लेमिली, Haversian कैनाल, Haversian लेमिली, ऑस्टियोसाइट्स, Haversian लेमिली। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए Haversian सिस्टम। अब देखिए बच्चों, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं दीज आर ऑस्टियोसाइट्स। एक्चुअली में ऑस्टियोसाइट्स ऐसे नहीं होते हैं, ये स्टार शेप होते हैं, इनके कई सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस अराइज होते हैं, पर इन जनरल समझ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। ये जो है बच्चों, ये क्या है? ऑस्टियोसाइट। अब ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ मैट्रिक्स है, नीचे की तरफ मैट्रिक्स है, लेफ्ट साइड मैट्रिक्स है, राइट साइड मैट्रिक्स है। तो देखिए बच्चों, इधर मैट्रिक्स, इधर मैट्रिक्स, इधर मैट्रिक्स, इधर मैट्रिक्स, इस एंटायर मैट्रिक्स में ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, ये जो वैक्यूअल लेग स्पेस नजर आ रहा है दैट इज नोन एज लेक्यूना। और आप देखिए बच्चों, एक लेक्यूना में क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट। सिमिलरली आप देखिए बच्चों, इधर मैट्रिक्स, इधर मैट्रिक्स, इधर मैट्रिक्स, इधर मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के बीच में एक एम्प्टी वैक्यूअल स्पेस हमें मिल रहा है, दिस इज नोन एज लेक्यूना। और आप देख सकते हैं एक लेक्यूना में सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट पाया जाता है। अब खास बात देखिए बच्चों, इन ऑस्टियोसाइट से अराइज होते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। क्या अराइज होते हैं बच्चों? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। जैसे कि इस ऑस्टियोसाइट से मैंने इस तरह से 4 साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस अराइज होते हुए दिखा रखे हैं। अब देखिए क्या होगा बच्चों, ये इसका लेकुना है, ये इसका लेकुना है, पर खास बात ये है 2 लेकुना 2 कैनाल्स की मदद से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, दोनों लेकुना के बीच में एक कैनाल तो ये नजर आ रही है और एक कैनाल ये नजर आ रही है। ये वो कैनाल्स हैं जिनके थ्रू 2 ऑस्टियोसाइट्स के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस आपस में कनेक्ट हो जाया करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस चला इधर,
इसका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस चला इधर और इसी कैनाल से होते हुए दोनों के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस आपस में कनेक्ट हो जाया करते हैं और दो लेकुना के बीच में ये जो दो कैनाल्स हैं जो कि दो ऑस्टियोसाइट के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस को कनेक्ट होने में हेल्प करती हैं, दीज कैनाल्स आर नोन एज कैनालिकुलाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज नोन एज कैनालिकुलाई। चलिए बच्चों थोड़ा सा और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर पढ़ना है इंटरनल तो चार चीजें पढ़नी होंगी, पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोस्टियम, बोन मैरो कैविटी। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। पेरिओस्टियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, मैंने आपको बताया बाहर की तरफ WFCT और अंदर की तरफ ऑस्टियोब्लास्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया मैट्रिक्स में दो टाइप की कैनाल्स होंगी, हेवर्शियन कैनाल्स आर लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स, जबकि वॉकमैन कैनाल आर ट्रांसवर्स कैनाल। ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा लेयर की फॉर्म में अरेंज होती है, जिसे हम नाम देते हैं लेमिली। और अरेंजमेंट के बेस पर हमने तीन टाइप्स की लेमिली की बात की थी बच्चों, याद करेंगे। हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ जो कंसेंट्रिक वे में अरेंज है नोन एज हेवर्शियन लेमिली। दो हेवर्शियन सिस्टम के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज इंटरस्टिशियल लेमिली। और बोन की सरकमफेरेंस पर जो प्रेजेंट है दैट इज सरकमफेरेंशियल लेमिली। यहां जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। बिटवीन दीज लेमिली, हेवर्शियन लेमिली की बात हो रही है, लेयर ऑफ ऑस्टियोसाइट्स इज प्रेजेंट। याद कीजिए हेवर्शियन कैनाल, फिर हेवर्शियन लेमिली, फिर ऑस्टियोसाइट, फिर हेवर्शियन लेमिली, यानी दो हेवर्शियन लेमिली के बीच में ऑस्टियोसाइट की लेयर सिचुएटेड होती है। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस की हम बात कर चुके हैं और ये कैनालिकुलाई से होते हुए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, इन ईच लेकुना ओनली वन ऑस्टियोसाइट इज प्रेजेंट। उसी का यहां पर एक मेडिकल कॉलेज का डायग्राम हमने लिया है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां पर देखिए बच्चों हमने बात की एंडोस्टियम। एंडोस्टियम इज ऑल्सो डबल लेयर। एक तरफ हम बात करते हैं RFCT और एक तरफ हम बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और लास्ट में बच्चों बोन मैरो कैविटी। सेंटर में एक होलो कैविटी है जिसमें भरा होता है येलो बोन मैरो विच इज अ टाइप ऑफ व्हाइट फैट। ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर कम्स द एंड ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैमेलियन कॉम्पैक्ट बोन। चलिए बच्चों अब इस चैप्टर के एंड में कुछ गोल्डन की पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से एक चुनिंदा पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान सुनिए बच्चों। बोन किस चीज के ऑसिफिकेशन से बन रही है, ध्यान सुनिए बच्चों। बोन किस चीज के ऑसिफिकेशन से बन रही है या फिर बोन बन कहां रही है। या तो किसका ऑसिफिकेशन हो रहा है या फिर ऑसिफिकेशन हो कहां रहा है, उस बेसिस पर हम बोन्स को चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां पे मैंने चार नाम लिखे बच्चों, देखिए कार्टिलेजिनस बोन, एक हमने लिखा है मेम्ब्रेनस बोन, एक लिखा है सीसामोइड बोन और एक लिखा है विसरल बोन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ध्यान सुनिए बच्चों। नाम से पता चल रहा है ऐसी बोन्स जो कि कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बनती हैं, दे आर नोन एज कार्टिलेजिनस बोन। और हम जानते हैं बच्चों कौन से कार्टिलेज से बनती हैं, दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें बच्चों, मैक्सिमम बोन्स ऑफ अवर बॉडी, जैसे हमारी जो लिम्ब बोन्स होती हैं, हमारे हाथ पैर की जो मैक्सिमम बोन्स होती हैं वो कार्टिलेजिनस होती हैं, वो कार्टिलेज के ऑसिफिकेशन से बनती हैं। जो हमारे रिब्स होती हैं दे आर ऑल्सो कार्टिलेजिनस। अब देखिए बच्चों जब कार्टिलेजिनस बोन बनती हैं तो याद कीजिए कार्टिलेज धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट हो जाया करता है, यानी कार्टिलेजिनस मटेरियल गेट्स रिप्लेस्ड बाय बोनी मटेरियल। So these bones are formed by the replacement of cartilage. That's why these bones are also known as replacing bone. और जाहिर सी बात है बच्चों, अगर आप कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको दो चीजें करनी होंगी। कार्टिलेज वाले मटेरियल को रीएब्सॉर्ब करते जाएं, डिस्ट्रॉय करते जाएं और बोनी मटेरियल को डिपॉजिट करते चले जाएं। अगर आपको कार्टिलेज को तोड़ना है तो कॉन्ड्रोक्लास्ट और बोनी मटेरियल जोड़ना है तो फिर ऑस्टियोब्लास्ट। इसलिए हम कहते हैं बच्चों कार्टिलेजिनस बोन्स के फॉर्मेशन में दो सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो होते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट जो कार्टिलेजिनस मटेरियल को हटाएंगे और एक होंगे ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोनी मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं। चलिए बच्चों दूसरे टाइप की बोन देखते हैं, दैट इज मेम्ब्रेनस बोन। बच्चों इनका एक और नाम है डर्मल बोन। तो नाम से पता चल रहा है ये ऐसी बोन्स हैं जो कि डर्मिस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके ऑसिफिकेशन से बन जाया करती हैं। सो द बोन्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ऑसिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द डर्मिस आर नोन एज डर्मल बोन्स। एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, दैट इज सीसामोइड बोन। इसको आप याद रखेंगे, जब कभी कभार जॉइंट्स पर
टेंडन का ऑसिफिकेशन हो जाया करता है। याद कीजिए बच्चों, टेंडन मसल और बोन को जोड़ता है। याद करेंगे वो सफेद कलर की रस्सी है, दैट इज कॉर्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर टेंडन का ऑसिफिकेशन हो जाता है तो उन बोन्स को नाम दिया जाता है सीसामॉइड बोन। इसके दो एग्जांपल्स आपको याद रखने बच्चों, एक तो है पटेला, आप जानते हैं नी कैप बोन, और एक आपको हमारी रिस्ट बोन याद रखनी, दैट इज पिसिफॉर्म। और बच्चों इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? पटेला, इसलिए पटेला को कहा जाता है लार्जेस्ट सीसामॉइड बोन। और लास्ट बच्चों विसरल बोन। विसरल वर्ड का मतलब ये होता है बच्चों इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये याद रखनी है, ह्यूमंस में विसरल बोन एब्सेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस में विसरल बोन एब्सेंट होती है, पर कुछ एनिमल्स में कभी कभार विसरल ऑर्गन्स में ऑसिफिकेशन हो जाने की वजह से अगर विसरल ऑर्गन्स में बोन का फॉर्मेशन हो जाता है, देन सच बोन्स आर नोन एज विसरल बोन। एक बार पढ़कर बता देता हूं बच्चों, इफ द ऑसिफिकेशन टेक्स प्लेस इन द विसरल ऑर्गन, देन सच बोन्स आर नोन एज विसरल बोन। इन ह्यूमंस दीज बोन्स आर एब्सेंट। बच्चों इसी के साथ हमारा एनिमल टिश्यू यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब आप अपनी मॉडल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आपके जितने भी डाउट्स हों उन्हें आप मेंशन करेंगे, किसी डायरी में आप लिख लें और फिर आप वो हमसे जरूर डिस्कस कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।